सुंदर होता है मन अति सुंदर। जब वो मरी नहीं तो उनकी फाइल कहाँ से बनेगी सर? या तो आपको गलतफहमी है कि आपने मशीन ऑन नहीं की थी, या फिर आपकी सास कभी पागल हुई ही नहीं थी। हमने घर की सुख शांति के लिए मन्नत मांगी है, लेकिन कल हमें ये चोट लग गई जिसके चलते हमें हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो क्या तुम हमारी जगह अभी जाकर पूजा कर लोगे? इस औरत ने अपनी बहू को गायब करने के लिए ये कड़ा चुराया था, लेकिन जब से हमारे घर में आई हो सिर्फ और सिर्फ कलेश करवाया है तुमने। धरती का बोझ, ना रंग रूप की, ना पढ़ी लिखी, कुछ भी नहीं। अरे तेरे पैरों की धूल भी उसके आगे सोने के बराबर। उससे तो हमें अपनी बहू कहते हुए भी शर्म आती है। हम ये तो जानते थे माँ जी कि आपके दिल में कभी भी हमारे लिए जगह नहीं थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आप हमसे इतनी नफरत करती हैं कि मलबी का सच बाहर आने के बाद हमें दिव्यम से अलग करने के लिए आप अपनी ही मौत का झूठा खेल खेलेंगी, पागल होने का नाटक करेंगी। आखिर हमारी कोशिशों में क्या कमी रह गई थी माँ जी? हर दिन हर पल हमने अपनी जुबान बंद रखी, अपने आंसुओं को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा कर रखा ताकि आप खुश रहे, घर में सुकून बना रहे। लेकिन हमारी हर छोटी खुशी को आपने जहर समझा। आपकी सेवा में हमने अपना अस्तित्व तक मिटा दिया, लेकिन आपके दिल के दरवाजे हमारे लिए कभी नहीं खुले माँ जी। आपने कभी हमें बहू नहीं समझा, सिर्फ एक बोझ समझा। आपको हमारे शरीर, हमारे आकार, हमारे रूप से नफरत थी, लेकिन हम क्या करें माँ जी, उसे तो हम चाह कर भी बदल नहीं सकते। आपका प्यार पाने के लिए हम क्या करें माँ जी? अपना वजूद मिटा दे या अपनी नजरों में खुद को शर्मिंदा करें? आपकी मोहब्बत पाने के लिए और हमें कितने इम्तिहान देने होंगे। हम तो चाह कर भी दिव्यम जी को आपका सच नहीं बता सकते हैं, वरना वो पूरी तरीके से टूट जाएंगे। अब तो भोलेनाथ से हम बस एक ही प्रार्थना करते हैं, या तो वो हमारी माँ समान माँ जी का दिल परिवर्तन कर दे, या तो फिर हमें इतनी हिम्मत दे कि हम इस नफरत के अंधेरे में खुद को जिंदा रख पाए। हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिए। शिव जी का एक नाम भोलेनाथ इसलिए था क्योंकि बहुत भोले थे, सब पर विश्वास कर लेते थे। असुरों ने न जाने कितनी बार उनके साथ छल किया, फिर भी वो उनकी गलतियों को माफ करके उन्हें वरदान दे दिया करते थे। वहीं दूसरी ओर शिव जी की शक्ति वो अन्याय, छल कपट और झूठ को बर्दाश्त नहीं करती थी। वो अनेक देवियों का रूप लेकर झूठ, छल कपट और अन्याय के खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़ा और उन पर विजय प्राप्त की। इसीलिए कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर शिव और शक्ति दोनों का वास होता है वही इंसान पूरक होता है। हमारे अंदर अगर किसी को माफ करने की क्षमता है तो उसके खिलाफ लड़ने का साहस भी होना चाहिए। हमारे अंदर सेवा भाव होना चाहिए, पर यदि कोई उस सेवा का दुरुपयोग करता है तो उसे सही मार्ग पर लाने का साहस भी हमारे अंदर होना चाहिए,
दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हमारे अंदर अगर भोले बाबा का भोलापन है तो माँ शक्ति का हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए, ताकि झूठ के खिलाफ आवाज उठाने की नियत होनी चाहिए। इसीलिए आज के कलयुग में शिव और शक्ति दोनों का समन्वय होना अति आवश्यक है। बोलिए शिव शक्ति की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। शायद से अब हमारी पूरक बनने का समय आ गया है। भोलेनाथ के साथ साथ अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने का। हम ये तो नहीं जानते कि माँ जी ने ये सब जानबूझकर किया है या अनजानी नफरत में, लेकिन उन्हें सही और गलत का फर्क बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिव्यम जी को सच बताकर हम उनका दिल नहीं तोड़ेंगे, लेकिन सत्य के पथ पर चल के माँ जी को ये जरूर बताएंगे कि वो कितनी गलत है। माँ देखिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। आपको मिट्टी वाले मटके से पानी पीना पसंद है ना, इसीलिए मैं इसको साफ करवा कर इसमें पानी भर कर लाया हूँ। आज के बाद आप इसी से पानी पीजिएगा। जग्गू, मैं सोच रही थी कि सुजाता कितने दिनों के बाद ठीक हुई है, तो उसे कहीं घुमाने पर लेके जाना, उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिता, उसे खाना खिलाने लेके जा। जग्गू, माफ करना माँ, पता नहीं गलती से कैसे छूट गया। मैं आपके लिए दूसरा मंगवा देता हूँ और ये भी साफ करवा देता हूँ। जग्गू, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं माँ, पता नहीं हाथ से कैसे फिसल गया। मैं मटके की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, जो तुम्हें अंदर से खाई जा रही है, जो तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाई हुई है, जिसका एहसास तुम्हारे चेहरे पर झलक रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ बेटा। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जग्गू बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारा खुलकर रोना और फिर हंसते हंसते ये कहना कि मैं ठीक हूँ, तब तक का सफर तुमने मेरे साथ तय किया है। इसीलिए मैं तुम्हारी बनावटी हंसी के पीछे का दर्द समझ सकती हूँ, देख सकती हूँ बेटा। बता, क्या बात है? माँ, सुजाता ने जो कुछ भी किया, उसके बाद उसके ऊपर विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। यही बात मुझे परेशान करती रहती है। बेटा, गलतियां तो सबसे होती है, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात? लेकिन माँ, मैं सुजाता के स्वभाव अच्छे से जानता हूँ माँ, और आप भी उसको अच्छे से जानती हैं। हम भले उसकी लाख गलतियां माफ कर दें, लेकिन वो मरते दम तक किसी की एक गलती माफ नहीं करेगी। डर तो इस बात का है माँ, कहीं सुजाता फिर से अपना पुराना रवैया न अपना ले। खासकर वो इंसान जो हमेशा से खुद गर्ज रहा हो, तो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा हो। ऐसा इंसान माँ एकदम से कैसे सुधर सकता है, आप ही बताइए। जग्गू, तुम जिस दोराहे पर खड़े हो मैं समझ सकती हूँ। सोचते रहोगे तो समय हाथ से निकल जाएगा। बेटा, हालातों को देखकर ही हमें फैसला लेना पड़ेगा, चाहे वो अपनी खुशी के लिए हो, चाहे परिवार की खुशी के लिए हो। परिवार को तोड़ा नहीं जाता जग्गू, इसकी भाग दौड़ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे कंधों पर है। तुम्हें हिम्मत करनी होगी, समय देना होगा, सब्र रखना होगा बेटा। वो चाहे सुजाता के बारे में हो, चाहे परिवार के बारे में हो। अब बात सुजाता की नहीं है, बात परिवार की है। अब तुम्हें ही इस परिवार की बागडोर को संभालना होगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हैरानी की बात तो यह है कि एक हमारी सुजाता है जिसके साथ मैंने इतने साल गुजारे, और दूसरी तरफ कल की आई हुई हमारी बहू राधिका, जो अपने से पहले हमेशा दूसरों के बारे में सोचती। राधिका समझदार है, वो सब संभाल लेगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैं आपके लिए मटका लेकर आता हूं।
ठीक है बेटा। आप पाठ करिए। बस एक ही दुविधा है, हम अपनी माची के खिलाफ कैसे जाएं? उनका सामना कैसे करें? उन्हें उनकी गलती का एहसास कैसे कराएं? वो उम्र में हमसे बड़ी हैं, रिश्ते में हमसे बड़ी हैं, उनको सही रास्ता कैसे दिखाएं हम? उम्र में तो कैके भी श्री राम में फर्स्ट में पड़ी थी। और रावण तो 100 ज्ञानियों से बढ़कर ज्ञानी था। उम्र, ज्ञान और पद में बड़े होने से कुछ नहीं होता। इससे ये साबित नहीं होता कि आप हर बार सही हो। लेकिन माता जी, अगर हम अपनों के खिलाफ जाएंगे तो हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। आपको अपनों के खिलाफ नहीं लड़ना है बेटा, आपको गलत के खिलाफ लड़ना है। आपकी तरफ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ना है। और बाकी सब भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों में सौंप दो। अंत में सच्चाई की ही जीत होगी और तुम्हारा परिवार भी एक रहेगा। चलो अब वहाँ भंडारा हो रहा है, लोगों को जलपान करवाने में हमारी मदद करो। जी। अरे वाह, क्या बात है, आज तो बहुत खिलखिलाते हुए आ रहे हो आप लोग। मम्मी, आज मेरे टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए। देखो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और लड्डू बेटा आपके? मैं अपने मार्क्स तो सीधा अपनी मम्मी को ही दिखाऊंगी। मम्मी कहाँ है ताई जी? हाँ, लेकिन आपकी मम्मी तो बाहर गई हैं। कोई बात नहीं, फिर मैं अपने मार्क्स अपने पापा को दिखाऊंगी। हाँ, दिखा देना। पहले कपड़े बदल लो, कुछ खा पी लो, भूख लगी होगी ना। तब तक आपके पापा के ऑफिस का भी काम खत्म हो जाएगा। ओके ताई जी, मैं अपने कपड़े चेंज कर आती हूँ। जी बेटा। बेटा सोनू नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ रह गया वो? अब सोनू बेटा। मम्मी, आज ना हमारे क्लास में कुछ फनी हुआ है, मुझे आपको बताना है। चलो ना, आप भी उसको सुनकर हंस पड़ोगी। जल्दी चलो ना। मम्मी, ये तो बहुत खराब मार्क्स आए हैं टेस्ट में। पापा को पता चला तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। क्या करूं मैं? जल्दी से मैं अपने कपड़े पहन लेती हूँ, फिर मैं अपना रिपोर्ट कार्ड पापा को बताऊंगी। क्या करूँ मैं इस रिपोर्ट कार्ड का? डस्टबिन में फेंक दूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, आइडिया। पापा, क्या? ये देखो, मेरा रिजल्ट आ गया है। अरे वाह, दिखाओ। कितने अच्छे मार्क्स आए हैं ना? बेटा ऐसी कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि 0 नंबर अच्छे मार्क्स होते? क्या? मुझे तो अच्छे मार्क्स आए थे। लड्डू, आपको मैथ्स में तो F आया है, एकदम ना बराबर मार्क्स आए। इतने कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं आपको बेटा? पता नहीं पापा, ये कैसे हो गया, पर सच्ची मुझे अच्छे मार्क्स आए थे। अब मजा आएगा। अब लड्डू को डांट पड़ेगी, मुझे नहीं। पता नहीं इतने गंदे मार्क्स कैसे हो गए। लड्डू बेटा, आप झूठ बोलने लग गए। नहीं पापा, सच्ची मुझे अच्छे मार्क्स आए थे। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ आपकी टीचर से बात, लेकिन आपको ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। अगर आपको ऐसे बुरे नंबर आएंगे 0, पता है आपकी मम्मी को कितना बुरा लगेगा, उन्हें कितनी उम्मीद है आपसे। अच्छे से पढ़ाई कर। पापा! हाँ बेटा। पापा ये देखो ना, मेरे रिपोर्ट कार्ड। क्या बात है सोनू बेटा, वेरी गुड, आपके तो इतने अच्छे नंबर आए। थैंक यू पापा। अब पापा इतने अच्छे नंबर आए हैं तो आप मुझे न्यू कार्ड दिलाओगे?
बेटा अगर आपके इतने अच्छे नंबर आते रहे ना तो मैं आपको बहुत सारी और बड़ी बड़ी गाड़ियां दिलाऊंगा। लड्डू चलो ना हम डॉल से खेलते हैं। नहीं गौरी दीदी मेरा मन नहीं है। क्यों क्या हुआ? मेरे तो अच्छे मार्क्स थे और जब मैं पापा को अपना रिजल्ट बता रही थी तो मेरे मार्क्स कैसे बदल गए पता ही नहीं चला। हाँ ऐसे कैसे हो सकता है? ये आज तो मुझे न्यू कार मिलेगी। न्यू कार? क्यों तुम्हें न्यू कार क्यों मिलेगी? क्योंकि पापा मेरे रिपोर्ट कार्ड देखकर बहुत खुश हुए इसके कारण से। सोनू के तो बहुत खराब मार्क्स थे। स्कूल के बस में मैंने खुद उसका रिपोर्ट कार्ड देखा था। जरा मैं भी देखो कितने अच्छे मार्क्स आए तुम्हारे। हाँ हाँ देखो देखो। लड्डू ये तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है। हाँ गौरी दीदी ये तो मेरा रिपोर्ट कार्ड है। ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है। दो मुझे ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है। नहीं मेरा है मेरा है। नहीं मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। क्या हुआ? छोड़ो। कली क्या बात है? देवर जी हम आपको बताते हैं। नहीं पापा मैंने कुछ नहीं किया। सोनू सोनू सच सच बताओ क्या आपने इसमें नाम चेंज किया? पापा से झूठ मत बोलना क्योंकि अगर बाद में मुझे पता चला ना कि आपने मुझसे झूठ बोला है मैं आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट दूंगा। सॉरी पापा मैं डर गया था। कहीं आप मेरे मार्क्स देख के मुझे डांटो ना। छोड़ो दिव्यम बेटा, बचपन में बच्चे ऐसी शरारतें करते ही रहते हैं। ये शरारत नहीं है दादी, ये गलती है। अभी इसने बस इस रिपोर्ट कार्ड में नाम चेंज किया है अपना, आगे जाके धोखाधड़ी करेगा ये। इस बात पर अभी से रोक लगानी पड़ेगी ना हमें। हाँ ये तो तुम्हारी बात सही है। सुनो बेटा, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, यह आपकी सबसे पहली गलती। उसके बाद आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपने नाम चेंज कर दिया और पापा को झूठ बोला। यह आपकी सबसे बड़ी गलती। अगली बार ऐसे झूठ मत बोलना, समझे? और अब से पढ़ाई अच्छे से करो ताकि बड़े होकर आपको कभी भी कोई भी गलत काम ना करना पड़े, समझे? ओके पापा। लड्डू बेटा, सोनू ने पापा को सॉरी बोला और पापा आपको सॉरी बोल रहे हैं। मुझे आपको ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। आप एकदम अपनी मम्मी पे गए हो, अभी झूठ बोल ही नहीं सकते। थैंक यू पापा। I love you too, बेटा। I love you too। जीवन रेखा बता रही है कि बहुत बड़ा मृत्यु योग था, बाल बाल बचे हो। अब एक उपाय करना शुरू कर दो। हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाकर सरसों के तेल का दिया जलाया करो, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। क्यों ना हम अपने नाटक वाले दोस्त की मदद लें?
माँ क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? क्या हुआ? बैठ आई। माँ ये लीजिए माँ, पानी पीछे प्लीज। क्या हो गया था माँ? क्या कर रही थी आप? झाड़ू क्यों लगा रही थी? किसने कहा आपसे झाड़ू लगाने के लिए? अरे मुन्ना, कौन कहेगा बेटा। तुझे तो पता है ना कि हमें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो काम वाली रजनी आज आई नहीं है काम करने के लिए, तो हमने सोचा घर गंदा है, हम ही झाड़ू लगा लेते हैं। क्या कर रही है माँ? आपकी तबीयत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अच्छा हुआ वो तो मैंने देख लिया आपको, अगर नहीं देखता तो, अगर आपको कुछ हो जाता तो, आप गिर जाती तो, आपको चोट लग जाती तो। आपको ये झाड़ू वाड़ू मारने की कोई जरूरत नहीं है। राधिका कहाँ है? बेटा राधिका अभी तक मंदिर से घर नहीं आई है। अभी तक मंदिर में? ऐसी कैसी पूजा में मग्न है वो कि घर का कोई ख्याल ही नहीं है उसको। फोन करता हूँ मैं अभी। मुन्ना रहने देना बेटा, हो सकता है भजन कीर्तन में उसका ध्यान लग गया होगा। कोई बात नहीं, हम ठीक हैं। नहीं माँ, राधिका ने खुद मुझसे कहा था कि वो आपका ख्याल रखेगी और मैं काम पे ध्यान दूं, और अब वो घर पे घंटों तक नहीं है तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? अब आएगी इस गोलमुखी की शामत। राधिका क्या है? तुम्हें घर की कोई फिक्र है, कुछ है कि नहीं? तुम सुबह की गई हुई और अब जाके घर आ रही हो। तुम्हें पता है कितना बड़ा हादसा होने वाला था? माँ सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली थी। माँ जी क्या हो गया था? आप ऐसे सीढ़ियों से कैसे गिरने वाली थी? मगर घर पे रहोगी राधिका तो तुम्हें पता चलेगा ना। अरे मुन्ना जाने देना बेटा, इन सब में राधिका की क्या ही गलती है। क्या जाने दे माँ, ये लापरवाही है इसकी। इसने कहा था ना कि आपका ख्याल रखेगी, आपकी जिम्मेदारी उठाएगी, तो आपका ख्याल रखना चाहिए था। ऐसे घंटों घंटों तक घर के बाहर रहेगी तो कैसे चलेगा? आपको इसकी जरूरत थी और ये आपके साथ नहीं थी। ये तुमने बहुत गलत किया राधिका। जी हमें माफ कर दीजिए, पर बताइए तो आखिरकार हुआ क्या था? माँ झाड़ू लगा रही थी, चक्कर आ गया उन्हें और ये गिरने वाली थी। जरूर माँ जी ने ये जानबूझकर किया है, हमें माफ करना भूले ना, लेकिन हमें ना चाहते हुए भी माँ जी की इन हरकतों पर रोक लगाने के लिए उन्हें जवाब देना होगा। अब खड़े खड़े सोच क्या रही हो तुम? बोलो कुछ। कुछ नहीं दविम जी, हम बस ये सोच रहे थे कि हम घर पे नहीं थे तो माँ जी को ऐसे झाड़ू लगाने की जरूरत क्या थी? अब मुन्ना जाने देना बेटा, क्यों बात का बतंगड़ बना रहा है? हमने तुझसे कहा ना कि काम वाली रजनी आज काम करने नहीं आई है घर पर। घर गंदा था तो बस हम झाड़ू लगाने लग गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो माँ जी आप कल ही भाभी से कह देती या फिर हमारा इंतजार कर लेती, हम तो घर आ ही रहे थे। ऐसी हालत में आपको काम करने की क्या जरूरत थी, वो भी ऐसे सीढ़ियों पे? घर में दो दो बहुएं हैं माँ जी, अगर आपको घर इतना ही गंदा लग रहा था तो किसी से भी कह देती, ये तो आपका हक है ना। और अपनी सेहत का ध्यान रखना तो आपकी भी जिम्मेदारी है। माँ जी ऐसे हालात में आप ऐसे काम नहीं कर सकती हैं, अभी तक आप ठीक नहीं हुई हैं ना। हाँ राधिका सही कह रही है। अगर तबीयत आपकी खराब है तो सबसे ज्यादा तो ख्याल आपको रखना पड़ेगा ना अपने आप का। मुन्ना बेटा हमें लगा सिर्फ झाड़ू ही तो लगानी है, तो हमने लगा दी। सुजाता तुम्हें ऐसी हालत में कमरे में आराम करना चाहिए ना, और लोग भी हैं घर में काम करने के लिए, और घर इतना भी गंदा नहीं है कि तुम्हें बीमारी में झाड़ू उठाना पड़े। बिल्कुल सुजाता, अरे राधिका घर में नहीं थी तो कली तो थी, कली को बुला लेती, उसको बोल देती कि झाड़ू मार दो। कहाँ है कली? चाची सास जी ने हमें कपड़े सुखाने के लिए छत पे भेजा था, है ना चाची सास जी? आपने ही तो हमें भेजा था। अब वो हमें लगा कली बेचारी अकेले कितना काम करेगी, बस इसीलिए हमने कर लिया काम।
अगर दोनों बहुएं बिजी हैं तो आपके बेटे तो हैं ना, आप मुझको बोल देती हैं या गोलू भैया को बोल देती हैं, हम लोग मदद कर देते हैं आपकी। लेकिन आपकी तबीयत खराब है, आप जानती हैं, तो फिर ऐसे झाड़ू लगाना आपकी गलती है, आपको नहीं करना चाहिए। सॉरी मुन्ना, सॉरी राधिका बेटा, हमसे गलती हो गई। आइंदा से हम ध्यान रखेंगे, हम अपना ख्याल खुद ही रखेंगे। कोई बात नहीं माँ जी, अब एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए, हम आपके लिए सूप लेकर आते हैं। और रही बात घर में सफाई कराने की ना, तो हम मोहल्ले से किसी काम वाली को बुला के करवा देंगे, ठीक है? हाँ बेटा, आराम से सुजाता। घर पे नहीं थे तो माँ जी को ऐसे झाड़ू लगाने की जरूरत क्या थी? अगर आपको घर इतना ही गंदा लग रहा था तो किसी से भी कह देती, ये तो आपका हक है ना। बिल्ली की जैसी आवाज निकालने वाली राधिका शेर की तरह दहाड़ने कैसे लग गई? हमारी एक ऊंची आवाज सुनकर थर-थर कांप जाने वाली राधिका आज कैंची की तरह जुबान कैसे चलाने लगी? ना सिर्फ आज उसने हमसे सवाल जवाब किए, बल्कि हमें ही कसूरवार ठहराकर हमसे माफी मंगवा दी। अरे हमें तो लगा था कि वो हमसे माफी मांगेगी, गिड़गिड़ाएगी, हाथ जोड़ेगी, हमारा मुन्ना उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन नहीं, उसे सबके सामने हमसे, सुजाता बंसल से माफी मंगवा दी। ऐसा कौन सा पाठ पढ़ करके आई है मंदिर से? इसकी हिम्मत तो हमें तोड़नी होगी, इसको सबक सिखाना ही होगा हमें। आज हमने पहली बार अपनी माँ जी को जवाब दिया है। बदतमीजी की सजा आज हम अपने आप को दे रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि जिस माँ जी को हमने अपनी माँ से बढ़कर माना, उनके सामने आज हमें ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। हमने हर कोशिश की कि किसी तरह से प्यार से, सेवा से, सम्मान से उनका दिल जीत सके, लेकिन हमारे प्यार को वो हमेशा हमारी कमजोरी समझती रही। लेकिन अब बस हम अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने बिखरता हुआ नहीं देख सकते, अपने रिश्तों को गलतफहमी में डूबता हुआ नहीं देख सकते हैं। अभी तक चुप थे, चूंकि आदर करते थे, लेकिन अब हमें लड़ना पड़ेगा अपने लिए, सच के लिए, अपने दिव्यम जी के लिए। हे भोलेनाथ, अगर हम गलत हैं तो दर्द हमें भी मिले, लेकिन अगर सच हमारे साथ है तो हमें इतनी शक्ति दीजिए कि बाजी को उनकी गलती का एहसास हो, उनका मन बदले और वो हमें अपना ले, ताकि हम सब छल कपट से परे, विश्वास से भरे एक परिवार की तरह रह सके। राधे राधे। राधे राधे जी, आप कौन? जी मैं पंडित परमानंद जी। पंडित जी, जी आइए। जी आइए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। सुजाता, ये माँ जी, ये पंडित परमानंद जी हैं। अच्छा अच्छा।
तुमने बुलाया है? हमने? नहीं माँ जी, हमें तो लगा कि आपने पंडित जी को बुलाया है। पंडित जी, आपको किसी ने बुलाया था? जी हमें वो आपके पापा जी, इन्हें हमने बुलाया है। क्यों राधिका? आज ना कोई तीज त्योहार है, ना कोई खास दिन है, वैसे कोई पूजा का मुहूर्त भी नहीं है, तो फिर पंडित जी क्यों? जानते हैं दादी, लेकिन हमारी माँ जी पे संकट के जो बादल लहरा रहे हैं, उनका निवारण सिर्फ यही पंडित जी कर सकते हैं। परम ज्ञानी है ये पंडित जी। हाथों की लकीरें देख के इंसान का भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ बता देते हैं। हमने इन्हें इसलिए बुलाया है ताकि माँ जी की रेखाएं देखकर उनके ग्रहों के दुर्भाग्य जो चल रहे हैं उनका निवारण कर सके, ताकि माँ जी वापस से हम सबसे दूर ना हो। अगर ये सब माँ के लिए तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं पंडित जी। हाँ राधिका, ये तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी आए दिन कुछ ना कुछ सुजाता के साथ होता ही रहता है, पता तो चले क्या दोष है। आइए पंडित जी, बैठिए। हाँ प्लीज आइए बैठिए। सुजाता, आओ बैठकर पंडित जी को अपना हाथ दिखाओ। आओ बैठो बैठो। हमारी चाल से पहले ही ये राधिका अपनी कोई ना कोई चाल चलकर हमें मुश्किल में डाल देती है। अब क्या नया नाटक है ये इसका? लाइए हाथ दीजिए। जी। हे राम, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ पंडित जी? हमें आपकी बहू ने बताया कि ये हाल ही में मौत से लड़कर लौटी हैं। हाँ? मगर लेकिन इनकी रेखाओं में ऐसी मुसीबत का कोई भी अंश नहीं है, ना पूर्व में ना अभी। इनकी जीवन रेखाएं तो एकदम सुधरी हुई और सफल है। आप कहना क्या चाहते हैं? कि हमने झूठ बोला? हमने अपनी मौत का झूठा नाटक किया? अरे सुन रहे हैं ना आप सब लोग, पंडित जी क्या कह रहे हैं? हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। कह रहे हैं कि हमने आप सबको धोखा दिया, हमने अपनी मौत का झूठा नाटक किया। अरे आप सब गवाह है ना हमारी सच्चाई के। आप लोगों ने देखा था ना कि हम मर गए थे, हमारी अर्थी सच्चाई थी आप लोगों ने, और आप लोग हमें शमशान तक लेकर जा रहे थे और हम अचानक से जिंदा हो गए। और पंडित जी कह रहे कि ये सब कुछ नाटक था, हमने झूठ बोला आप लोगों से। भला कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी बोल रहे हैं पंडित जी, कुछ। माँ जी ये लीजिए, आप गोंद कतीरा का पानी पीजिए और अपने गुस्से को शांत कीजिए। इसे पीने से ना आपको ठंडक मिलेगी दिमाग में, और आपका गुस्सा और बौखलाहटपन भी शांत हो जाएगा। पर आप इतना गुस्सा कर क्यों रही है? पंडित जी तो सिर्फ आपकी रेखाएं देख रहे हैं, पर आप तो ऐसे तिलमिला रही हैं जैसे सच में आपकी पोल खुल गई हो। ऐसे तो गुस्सा वही करते हैं जिनके दिल में कोई राज होता है। नहीं, ऐसा थोड़ी है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कुछ भी हम कहाँ गुस्सा हो रहे हैं? हम गुस्सा थोड़ी हो रहे हैं। हाँ ये लीजिए। माँ जी वैसे आप बेकार में ही पंडित जी की बात पे गुस्सा कर रही हैं, वो सही तो कह रहे हैं। देखिए ना, आप हम सबके सामने जिंदा सही सलामत खड़ी हैं। आपकी रेखाएं देखकर पंडित जी भी तो यही कहना चाह रहे थे। हम आप क्यों इतना गुस्सा हो रही हैं? पी लीजिए पानी। हाँ। चलिए। ये गोभी का फूल अपनी जुबान को ऐसा क्या चटा कर लाई है जो तेज हो गई? और हम भी तो बेवकूफों की तरह बरस पड़े। अभी किसी को शक हो जाता तो गड़बड़ हो जाती। पंडित जी
पहले जो विपत्ति थी वो तो चली गई, पर आगे तो सब कुछ ठीक रहेगा ना? आगे तो माँ जी पे कोई विपत्ति नहीं आने वाली है ना? हमें इनकी बहुत चिंता रहती है। हाँ पंडित जी। सुजाता बैठो, बैठकर पंडित जी को अपना अच्छे से हाथ दिखाओ। हाँ हाँ माँ जी, बैठ जाइए। जी। अरे वाह सौरभ, तुमने तो पंडित जी का बहुत अच्छा होलिया लिया है। अरे हमारे थिएटर में हर तरह के कपड़े मिलते हैं। ऐसे सौरभ हमें माफ करना, तुम्हें ऐसे नाटक करने के लिए हमें बुलाना पड़ा। राधिका, स्कूल में आपने हमारी बहुत सारी मदद की है, अपना टिफिन मुझे खिलाया, समझो उसका खर्च उतार रहा हूँ। वैसे किसकी नकली भविष्यवाणी करनी है मुझे? अब हमारी माँ जी की। हाथ लाइए। असंभव। क्या हुआ? अनर्थ। क्या हुआ पंडित जी? हमें आने वाले दिनों में बहुत बड़ी विपत्ति दिखाई दे रही है। कैसी विपत्ति? विपत्ति तो हम नहीं बता सकते, लेकिन राहु का प्रकोप है। कोई बीमारी हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, चोरी चकारी भी हो सकती है, लेकिन एक बात तय है, केवल और केवल आपकी माताजी पर आएगा। क्या? नहीं नहीं पंडित जी, इसका कोई तो निवारण होगा ना? हाँ, एक उपाय है। कल सुबह आपकी माताजी को नंगे पैर जंगल के बीचों बीच जाकर वहां सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाना होगा। उसकी एक डाल को सिंदूर से रंगना होगा और एक टांग पर खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा। इस परीक्षा के बाद ही राहु का प्रकोप आपकी माताजी के सर के ऊपर से टलेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जंगल के बीचों बीच बरगद का पेड़ कहां से मिलेगा? ये क्या बकवास है? मैं नहीं मानता ये सब। नहीं दिव्यम जी, ये बकवास नहीं है। हमने भी सुना है, इस पेड़ की बहुत ज्यादा मान्यता है। हो सकता है माँ जी इतनी कठिन परीक्षा से बचने के लिए अपना सच खुद ही बता दे। हमारा मुन्ना हमें ये परीक्षा हरगिज़ नहीं करने देगा। ठीक है, ये परीक्षा देने के लिए हम तैयार हैं। हाँ? ठीक है, तो फिर हम भी चलते हैं। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। सीरियस हैं आप लोग? ये जंगल के बीचों बीच बरगद का पेड़ ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, बकवास है ये सब। देखिए माँ, कोई जरूरत नहीं है हमें ये बकवास करने की। ये जंगल में जाके बरगद का पेड़ ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, और जंगल में जाना मतलब खुद खतरे को न्योता देने के बराबर है। राधिका, क्या हो गया है तुम्हें? तुम कहां से ये बाबा को ढूंढ के लाई हो? राधिका, तुम भूल गई क्या? माँ की तबीयत अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। माँ, ये जंगल वंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है हमें। हम खुद माँ जी को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते। हमें क्या पता था कि माँ जी मान जाएंगी। नहीं दिव्यम, परीक्षा तो सुजाता को देनी ही पड़ेगी।
मुझे तो ये पंडित जी कोई ऐसे वैसे नहीं, बड़े पहुंचे हुए परम ज्ञानी पंडित लगे। मान लो कल को सुजाता ने ये परीक्षा नहीं दी तो आने वाले कल को कोई अनहोनी हुई तो पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। माँ भी ना कभी कभी पक्की सास बन जाती हैं। हाँ दिव्यम, तुम भूल गए राधिका ने इस घर की सुख शांति के लिए कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी हैं, और उन परीक्षाओं के लिए सुजाता ने ही राधिका को जोर दिया था। भूल गए तुम? और अब अगर सुजाता की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है तो उसे भी परीक्षा देनी चाहिए। मुन्ना के पापा हमारे पति हैं या दुश्मन? जब देखो तब हमें मुसीबत में डालते रहते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ ऐसे कैसे अकेले जा सकती हैं जंगल में? मुन्ना बेटा तू परेशान मत हो, हम बिल्कुल ठीक है। नहीं माँ, आप अकेले जंगल नहीं जाएंगी, मैं आपके साथ जंगल चलूंगा। पंडित जी ने क्या कहा था कि माँ को जंगल में जाना है, वो बरगद का पेड़ ढूंढना है, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा था ना कि उन्हें अकेले जाना है। तो मैं जाऊंगा उनके साथ। लेकिन दिव्यम तेरी चिंता सही है, लेकिन कल वो सिंगापुर वाले क्लाइंट, वो सिंगापुर वाला क्लाइंट जो भी है उसे छोड़िए अभी के लिए गुरु भैया। मेरी माँ जंगल में जा रही है तो मैं उनके साथ जाऊंगा, बात खत्म। हम तो माँ जी को भी भेजना नहीं चाहते थे, पर अब तो दिव्यम जी भी जाने के लिए तैयार हो गए। हे भगवान, अब क्या करें? सुजाता, ये फल रख लो, ये भी चढ़ा देना। जी। ये सौरभ फोन क्यों नहीं उठा रहा है? एक बार इससे बात हो जाए तो हम कोई बहाना बनाकर माची और दिव्यम जी को जंगल जाने से रोक लेंगे। पंडित जी की बात तो दादी और माची कोई भी नहीं टालेगा। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? दिव्यम जी क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? पता नहीं, अचानक से बहुत ही पेट दर्द कर रहा है और एसिडिटी जैसा लग रहा है। देखो जो चीला खाया था ना, ठीक नहीं था। बेटा ऐसे में तुम सुजाता के साथ कैसे जाओगे जंगल में? कोई बात नहीं माँ जी, इस वक्त हमारे मुन्ना को आराम की जरूरत है, उसे आराम करने देते हैं, हम अकेले चले जाएंगे। नहीं माँ, आप अकेले नहीं जाएंगी, मैं आऊंगा आपके साथ, बस बात खत्म हो गई। नहीं मुन्ना, तू आराम कर बेटा, तुझे आराम की जरूरत है। कोई बात नहीं, हमारे साथ राधिका चली जाएगी। वैसे भी राधिका को जंगल में बरगद का पेड़ कहाँ है अच्छे से पता है ना। ये साथ रहेगी तो हमारी पूजा जल्दी और अच्छे से हो जाएगी, है ना राधिका? राधिका, तुम पक्का माँ का ख्याल रख पाओगी? सौरभ फोन नहीं उठा रहा, और ऐसी हालत में हम दिव्यम जी को भेज नहीं सकते। शायद ये भोलेनाथ की ही मर्जी है कि हम माँ जी के साथ अकेले में सारी बातें साफ कर लें। हाँ दिव्यम जी, हम माँ जी के साथ चले जाएंगे और उनका ख्याल भी रख लेंगे। तो तुम लोग जल्दी जाने की तैयारी करो ताकि सूर्यास्त होने तक वापस लौट सको। हाँ जी माँ जी। गोलू, दिव्यम के लिए डॉक्टर बुला लो। जी डॉक्टर। हाँ राधिका, प्लीज माँ का ख्याल रखना। हाँ दिव्यम जी, हम ख्याल रखेंगे, आप हमारी चिंता मत कीजिए, बस अपने बारे में सोचिए, और कुछ भी होगा ना तो हमें फोन कर दीजिएगा। आराम से बैठ, हाँ, ध्यान रखना। फोन कर गोलू। आज जंगल की खामोशी राधिका के अंत के गीत गाएगी। जैसे ही सूरज डूबेगा, राधिका की जिंदगी भी अंधेरे में समा जाएगी। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।